माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। स्वागत करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी का, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उपस्थित सभी मान्यगण, प्रतिभागी, निर्णायक मंडल के सदस्य और पूरे देश में विभिन्न माध्यमों से जुड़े लाखों लोगों, विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से कार्यक्रम आरंभ करते हुए सबसे पहले निवेदन करेंगे आदरणीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना चाहता हूं और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, जिससे प्रेरणा लेकर के हमने ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा, जिन्होंने संसद के इस सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का अवसर प्रदान किया और हमारे युवाओं को एक नया आयाम दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं, जिन्होंने युवाओं की शिक्षा के लिए अनवरत प्रयत्नशील है। यहां मौजूद सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, सचिव युवा कार्यक्रम विभाग, सचिव खेल विभाग और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं और साथ साथ जो हमारे मुख्य केंद्र बिंदु है, हमारे प्रतिभागियों, युवा सांसद, आज यहां सेंट्रल हॉल में देश भर से जो चुने हुए 84 हमारे यूथ पार्लियामेंट्रियन यहां आए हैं और देश के कोने कोने से जुड़े हुए आज इस वर्चुअल मोड में इस युवा राष्ट्र दिवस और राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव दोनों के इस मिलन के अवसर पर जुड़े हुए आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और इसी दिन हम भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का भी समापन किया जा रहा है। विगत 20 दिनों में पूरे भारतवर्ष में जिले स्तर से लेकर के पूरे राज्य में युवा महोत्सव से संबंधित प्रतियोगिताएं कराई जा रही थी और अब राष्ट्रीय पटल पर यह 12 जनवरी से आरंभ होकर के 16 जनवरी 2021 तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर चलेगी। इस महोत्सव का एक मुख्य अंग राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है, जिसके 84 युवा विजेता आज संसद भवन में मौजूद है इस सेंट्रल हॉल में। भारत के संसदीय प्रणाली के हृदय स्थली संसद भवन के इस सेंट्रल हॉल में युवा का संसद का यह महोत्सव मनाना, यह हमारे देश के होनहार युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। युवा संसद का विचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया था 2017 में और प्रधानमंत्री जी के व्यक्ति से प्रेरणा लेते हुए वर्ष 2019 में इसका प्रथम आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के इस संस्करण में देश भर के 2,34,000 युवाओं ने पूर्ण उत्साह से भागीदारी की। पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन टेक्नोलॉजी के
प्रयोग करते हुए हाइब्रिड मोड में किया गया है तथा इसमें रिकॉर्ड भागीदारी हुई है। मुझे ये बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलाकर के 7 लाख युवाओं ने 24 विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में इस बार चित्रकला, संगीत, नृत्य, प्रादेशिक पोशाक, दृश्य एवं अभिव्यक्ति कला, सूर्य नमस्कार, हाई एल्टीट्यूड विंटर ट्रैक, पर्वतारोहण, फिट इंडिया साइक्लोथॉन, फिट इंडिया प्रभात फेरी और विंटर अल्पाइन स्कील क्लाइंबिंग जैसे प्रतिस्पर्धाएं कराई गई। इसमें से कुछ प्रतियोगिताएं पारंपरिक रूप से कराई जाती थी, वहीं कई साहसिक गतिविधियों को इस वर्ष के राष्ट्रीय युवा महोत्सव से जोड़ा गया है। I would like to congratulate all the winners of this National Youth Parliament Festival and all the participants also. And I would like to acknowledge on this very important occasion that when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji gave a clarion call to the nation to fight the pandemic, the youth of India had shouldered the responsibilities and they remain in the forefront of our battle against the pandemic. I congratulate all the youth of India on this momentous National Youth Day. We are very fortunate that India has a large youth force, and this huge force are going to create the Atmanirbhar Bharat. This committed force is the custodian of the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat, call given by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I express my deepest gratitude to Honorable Prime Minister for inspiring the youth of India and for giving this huge opportunity to the youth of India and for this momentous occasion to gather here in the historic Central Hall of the Parliament of India. I once again express thanks to everybody, Honorable Speaker and the members of all the Youth Parliament delegates and all the officers who have given a platform and made this occasion a successful one. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खेल मंत्री जी। और अब हम उद्बोधन के लिए अनुग्रह करेंगे आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का समापन और युवा दिवस के इस अवसर पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सशक्त नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी, जिनका करोड़ों करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है, हम सब करोड़ों करोड़ों युवा उनका हृदय की गहराई से अभिनंदन और इस कार्यक्रम में सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भारत की माननीय लोकसभा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री ओम बिरला जी, भारत सरकार में बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, सभी अधिकारी वर्ग और देश के कोने कोने से जुड़े करोड़ों युवा और जो 698 जिलों में 2,34,000 युवाओं ने जो इसमें भाग लिया है, उनमें से जो 84 युवा चुन करके आज इस ऐतिहासिक हॉल में बैठे हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करूं, आपका सबको बधाई देना चाहता हूं। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और हमारे इस लोकतंत्र की ताकत है समावेशी संविधान में जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारा संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना का पहला शब्द है वी, यानी हम, अर्थात हम भारत के लोग। यह वाक्य भारतीय समाज और नागरिकों के प्रत्येक अंग में समाहित है और हम सबको एक राष्ट्रीय भावना से बांध करके रखता है। संसदीय एवं संवैधानिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग किसी भी देश के नागरिक होते हैं और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है उसका युवा। युवाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है।
युवाओं का सशक्तिकरण केवल युवाओं का ही नहीं, अभी तो राष्ट्र का भी सशक्तिकरण है। और राष्ट्रीय सशक्तिकरण की इस मुहिम को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाते हुए 2017 में अपील की थी कि युवा संसद के प्रारूप के तहत विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि संसदीय प्रणाली के प्रत्येक प्रति देश के युवा में लगाव पैदा हो, उनमें देश की व्यवस्था के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा हो और व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र के निर्माण के सशक्तिकरण का अभियान तेजी से आगे बढ़ सके। और उसी की कड़ी में आज ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मेरे युवा साथियों, कौन भूल सकता है 2014 का वह दिन जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सदन के पटल पर पहला कदम रखने से पूर्व देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च मंदिर यानी संसद की सीढ़ियों पर अपना माथा टेका था। और उनका समर्पण भाव आज भी विश्व में एक मिसाल बन गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मेरी सरकार एक ही धर्म है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, फर्स्ट इंडिया, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही पूजा है, 1.25 करोड़ देशवासियों का कल्याण। और मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। यह कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था को उसकी गरिमा के सर्वोच्च ऊंचाई प्रदान करता है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का हर युवा उस लम्हे का एहसास करे और उस भाव में छिपी जिम्मेदारियों का आदर के साथ अपने अंदर समाहित करे। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं स्वामी विवेकानंद जी के उन बातों का भी उल्लेख आपके सामने करना जरूर चाहूंगा। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत और पूंजी उसके देश का युवा है। उस देश का भविष्य उस देश के युवाओं के पुरुषार्थ पर निर्भर होता है। आज देश के 65% आबादी युवा हैं। ऐसे में यह निश्चित है कि देश का भविष्य तो उज्जवल है ही, इसमें कोई किसी को संशय नहीं है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में ढालते हुए अपना योगदान हम देंगे। वो हमेशा कहते थे कि मेरा पहला भगवान देश का देशवासी है और उनकी सेवा मेरा पहला धर्म है। इस महान विचार को अक्सर से अमल में लाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ, समर्पितता के साथ विवेकानंद जी के सपनों को मूर्त रूप दे रहे हैं, जो हमारे सामने है, पूरे देश के सामने है। स्वामी जी के जीवन की बारीकी से अवलोकन करें तो उसमें हर युवा के लिए एक प्रेरणा, एक संदेश है कि जीवन भले ही लंबा ना हो परंतु बड़ा जरूर होना चाहिए। आपको मालूम है 39 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। जीवन को सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्व चरित्र का है। शारीरिक शुद्धि, सामाजिक शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि और आध्यात्मिक शुद्धि के रूप में 4 स्तंभों पर खड़ी हमारी व्यक्तित्व निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण की इमारत को स्वामी जी ने हमेशा ही जिक्र किया। और महज 39 साल की उम्र में शिकागो से लेकर पूरी दुनिया तक उन्होंने भारतीय ज्ञान, परंपरा, दर्शन और आध्यात्मिकता का लोहा पूरी दुनिया को मनाया। हम सबको मालूम है आज हमारा युवा राष्ट्र निर्माण अहम भूमिका निभाए, एक विश्व नागरिक के तौर पर पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा जाना, मेरे युवा एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, उसके साथ साथ वो एक विश्व मानव भी होना चाहिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाले लोग हैं। अक्सर स्वामी जी से जब पूछते थे कि युवा कैसे हो, तो उसका मानना था कि युवा आशावादी हो, मानवतावादी हो, वो कर्मठ हो, जीवट हो, उसमें विश्वास भी हो और आत्मविश्वास भी हो, मान भी हो तो सम्मान भी हो, वीरवान भी हो तो चरित्रवान भी हो, और सामाजिक भी हो तो आध्यात्मिक भी हो। आप मेरे देश का भविष्य हैं, आप में जबरदस्त ऊर्जा है, आकांक्षाएं हैं, स्वप्न हैं और उनको पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत का सपना संजोया है, जो स्वच्छ भारत होगा, सुंदर भारत होगा, सशक्त होगा, समृद्ध होगा, आत्मनिर्भर होगा, एक होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की आधारशिला बन करके आप आगे आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत महोत्सव में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि युवाओं की ऊर्जा का, उत्साह का कोई पार नहीं है। वे अतीत का बोझ नहीं ढोते, सो ताजगी से ओतप्रोत रहते हैं। युवाओं के जोश और जज्बे को सलाम करता ये युवा एंथम।
होगा, तिरंगा हमसे ऊंचा होगा, आत्मनिर्भर कल हमसे होगा, देश का कौशल हमसे है, माटी की खुशबू हमें है, हमें है, हमें है, हमें है। देश की आवाज है हम, भारत के युवा है हम। नव भारत का निर्माण करेंगे, समर्थ देश को साकार करेंगे, नई सोच की रोशनी में सबको लेकर साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ लड़ेंगे हो, एक साथ उठी पुकार है हम, पुकार है हम, पुकार है हम। भारत के युवा है हम, देश की शान और पहचान है हम युवा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की यात्रा ऐतिहासिक भी रही है, अविस्मरणीय भी। आइए इस यात्रा की मुख्य उपलब्धियों और पड़ावों से पुनः विचरते हैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। राष्ट्र के यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमें और देश के युवा को हमेशा से ही प्रेरित करते आए हैं। और उस समय जब पूरा विश्व ठहरा हुआ था, तब क्या राष्ट्र के युवा का मन और मस्तिष्क भी ठहरा हुआ था? बिल्कुल नहीं। युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। युवा विचार, उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा को दिशा देना किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक रहा है। इसलिए सर्वव्यापी इस महामारी के बीच में युवा महोत्सव का आयोजन एक कठिन चुनौती थी, पर पूरे देश के युवा को एक मंच पर लाना, उनको प्रोत्साहित करना, ये भी जरूरी था। इसलिए इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ। पिछले 20 दिनों में राष्ट्र ने युवा प्रतिभा और इच्छा शक्ति का एक अविस्मरणीय उदाहरण देखा है। राज्यों के स्तर पर अनेक जगहों पर 7 लाख से ज्यादा युवाओं ने 24 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। देश के युवा वर्ग को रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों में शामिल रखना हमारी प्राथमिकता रही है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के साथ मिलकर इस वर्ष कई आयोजन किए गए। हाल ही में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किए जाने का विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास भी किया गया। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड के हिमालयों में विंटर एल्पाइन स्किल्स क्लाइंबिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में भी पर्वतारोहण के कार्यक्रम आयोजित हुए। युवाओं के विचार और सोच को मंच देने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद का 698 जिलों में आयोजन किया गया। इसमें 2,34,000 युवाओं ने भाग लिया। इनमें से राष्ट्रीय स्तर के 3 विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश के हर युवा तक पहुंचने का बीड़ा उठाया और इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रसार अभियान को जारी किया। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही युवा महोत्सव और युवा संसद तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा। हमारे लिए ये एक सुखद अनुभूति है
कि हमने देश के लाखों युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन कर इस महोत्सव की भव्यता को कायम रखा। इन सब आयोजनों के साथ अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव देश के युवा वर्ग को एक नवीन ऊर्जा और प्रोत्साहन देने का अनूठा प्रयास कर रहा है। अब हम संबोधन के लिए निवेदन करेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी, माननीय मंत्री जी किरण जी, सांसद रूपा गांगुली जी, सांसद प्रवेश साहिब सिंह जी और जज के रूप में यहां प्रफुल्ल केतकर जी, राज्यसभा लोकसभा के महासचिवगण, युवा एवं खेलकूद के सचिवगण, देश भर से आए मेरे युवा प्रतिभागी साथियों, युवा भाइयों और बहनों, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि वो आज इस 2021 के समापन समारोह में जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी विचार हमेशा हम सब युवाओं को प्रेरित भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है। आज आधुनिक भारत के महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन युवा शक्ति और युवा सामर्थ्य के उत्सव का दिन है। स्वामी जी ने युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मशक्ति को मजबूत करने का एक व्यापक संदेश दिया था। मैं आप सब में इस युवा शक्ति में वो आत्मविश्वास भी देख रहा हूं और आत्मशक्ति भी देख रहा हूं, और इसीलिए आज हमारे देश का युवा असंभव से लगने वाली बातों को भी जिस तरीके से आत्मविश्वास से कर रहा है, ये आत्मविश्वास निश्चित रूप से स्वामी जी के सपनों को पूरा करेगा, नए भारत के सपनों को पूरा करेगा। संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है और ये एक अमूल्य धरोहर भी है। आज इस ऐतिहासिक संसदीय भवन के इस केंद्रीय कक्ष में आप देश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लघु भारत यहां पर मुझे नौजवानों का दिख रहा है, और इसीलिए इस लघु भारत के स्वरूप में हम सबका दायित्व बनता है कि हम किस तरीके से संसदीय परंपराओं, प्रक्रियाओं और मूल्यों को देश के अधिकतम लोगों को पहुंचाने में अपना सक्रिय प्रयास करें। आप यहां से नई शक्ति, नई ऊर्जा का स्रोत लेकर जाएंगे और वह देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करेगा और उसके साथ साथ ही देश की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान भी इसी लोकतांत्रिक वार्ताओं से निकालने का प्रयास होगा। आज देश की युवाओं की ऊर्जा, असीमित क्षमता का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई दिशाएं दी हैं,
मार्गदर्शन दिया है, कार्यक्रम दिए हैं, जिसके माध्यम से आज हम युवाओं की असीमित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उनका विजन युवाओं की नवाचारों और सकारात्मक बदलाव की क्षमता के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य को और व्यापक अर्थ देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है और इन्हीं योजनाओं के माध्यम से भारत आज हमारी आंखों के सामने ये सपने साकार होते हुए हम देख रहे हैं। नौजवान साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो देश का नौजवान हमारे गांव शहर से बने हुए उन उत्पादक वस्तुओं का उपयोग करे, तब हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और आज दिशा की ओर नौजवान बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है और हमने इस छोटे से एक अभियान के रूप में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, लेकिन दुनिया के अंदर भारत आत्मनिर्भर की एक ताकत और शक्ति के रूप में उभरा है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम देश के पुनरुत्थान एवं संविधान और संसद को सशक्त करने के लिए युवा ऊर्जा और युवा शक्ति का अधिकतम उपयोग करें। हमारे लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमारी युवा शक्ति अपने देश, अपने लोकतंत्र और अपनी व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी है। देश में सकारात्मक बदलाव, नवाचारों के साथ युवा आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे लोकतांत्रिक भविष्य के लिए उत्साहजनक संदेश है। नए भारत की परिकल्पना, नए भारत के निर्माण के सपने जो हमने देखे हैं वह तभी पूरे हो सकते हैं जब हम लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और सहभागिता निभाएं। अंत में मैं युवा संसद के इस फाइनल विजेताओं को और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक आपसे आग्रह कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा था कि देश का नौजवान विद्यार्थी काल से ही नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जाने, और हमने निर्णय किया है कि राज्य की विधानसभाएं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से यह हम अभियान हम देश के अंदर चलाएंगे और इस अभियान के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को सशक्त, मजबूत और समृद्ध भी करेंगे और आने वाले समय में संविधान को मजबूत करते हुए नए भारत के सपनों का जो सपना देश के नौजवानों देखा है, प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, हम उस सपने को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनके माध्यम से देश के नौजवानों को नया मार्गदर्शन और नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की प्रक्रिया से होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शामिल हुए 29 प्रतिभागी, जिनका कल यहां इस केंद्रीय कक्ष में संभाषण हुआ और निर्णायक मंडल ने आंकलन कर 3 विजेताओं का चयन किया। अब वे आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करेंगे और श्रृंखला में सबसे पहले आ रहे हैं तृतीय पुरस्कार विजेता अविनाम मंगर, सिक्किम से। जो बदल दे हवा का रूह भी बाह शक्ति से, जो बदल दे देश की सूरत हिम्मत और लगन से, है वो युवा जो करते सपनों को हकीकत अपने जज्बे व सपनों के दम पे। Honorable Prime Minister, Sir, honored guests and dignitaries, and my dear brothers and sisters, I am Avinam, proudly representing the state of Kanchenjunga, Sikkim. An initiative launched by our Honorable Prime Minister amidst the pandemic to make India an economic superpower was Atmanirbhar Bharat and be vocal for local. This initiative will make India's local market highly globally integrated, which will witness foreign investors. Be vocal for local will not just only develop economy, but will also work for the welfare of the society. Therefore, it's economy plus welfare. Under vocal for local, market localization will help us conserve and preserve our culture and heritage.
and also help us in doubling and multiplying the tribal economy. Digital India initiative can power the Vocal for Local initiative. Instagram and Facebook could be the new global market where local vendors and sellers could reach out to the entire world. To contribute to the policy, Quality Assurance Cell could be established to ensure that the quality is met to the global expectations. Empowering women by empowering the cottage industry, mainly knitting, crocketing, handloom and handicrafts. Sikkim under this scheme has a huge ocean of possibilities. As an organic state, small farmers and farm outlets could also have huge market value internationally. Api sakam pachanasya sukham vai magavan grihe arjitam svena viryena navyaprashita kanchanam. The one who is self-reliant is the happiest, and to make India self-reliant, be vocal for local is the antidote. And this antidote could be made possible by the youths. Swami Vivekananda says, the future lies in the youths of character and skill. And to bring about the youths of character and skill, the government of India has already launched various schemes under the leadership and guidance of our Prime Minister. Some of them are Prime Minister Financial Empowerment Scheme, Make in India, Made in India, Prime Minister Kaushal Vikas Yojana, Fit India, Prime Minister New Entrepreneur Startup in India, and with the new Education Policy 2020, we shall surely have youths of character and skill. Sri Satya Sai Baba writes, politics without principle, education without character, and commerce without morality is not just useless, but positively dangerous. So my dear brothers and sisters, and the youths of this magnanimous country, it's time to raise our flag, the tricolor flag, and to sing the song which unites the 1.5 billion people of our motherland, and to celebrate the unique culture, diversity, and language which binds us as Ek Bharat, Shrestha Bharat. And the new India shall witness youth who are vocal for local and shall speak in the language of compassion, tolerance, love and equanimity. And with sustainability, let us achieve a clean and healthy India. Vande Mataram, Jai Hind, Jai Bharat. अब आ रही है द्वितीय पुरस्कार विजेता आरती मिश्रा महाराष्ट्र से। Pathway to transform India into an economic superpower, an initiative that is a perfect blend of the Swadeshi and Make in India campaigns. Honorable Prime Minister, sir, honored guests and dignitaries, this is Ayati Mishra from Maharashtra speaking on the topic Vocal for Local. This initiative aims to encourage each and every citizen of the nation to endorse local and made in India products, not only by purchasing them, but also by promoting them with pride and dignity. I firmly believe that this initiative would transform India into an economic superpower. But how? The fiscal stimulus of 20 lakh crore has helped MSMEs and local industries restart their businesses after the COVID crisis, potentially providing employment to over 100 million people. With more employment, aggregate demand would increase, leading to increase in production and subsequent increase in our GDP. Thus, a robust startup ecosystem would be created. With sustained quality and competitive pricing, local brands may become national brands and further aspire to become global brands, thereby strengthening brand India. This initiative shall have a direct bearing on reducing import dependency and maximizing exports of those products where India has a comparative advantage, thereby earning foreign exchange. Through this initiative, India can become the center of the global supply chain, and our vision of a $5 trillion economy shall undoubtedly translate into reality. To realize our dream of vocal for local and Atmanirbhar Bharat, I suggest the following: adequate emphasis on education, skill development and training, establishment of production centers and proper infrastructure, incentivization of innovation and R&D, and usage of innovative strategies and digital tools by local brands for marketing and advertising. Just like our spiritual leaders, we, the youth, should become the torch bearers of this initiative.
endeavor to preserve our rich cultural heritage, and take inspiration from youth like Kaznus Angmo, the 29-year-old from Ladakh who takes local Ladakhi products to an international level. Disha Singh, who promotes Indian handicrafts through her startup, and many, many more. Even through the COVID crisis, the grit and determination of our local enterprises catapulted India towards becoming the second largest manufacturer of PPE kits and one of the prime exporters of masks and PPE kits. स्वदेशी सिर्फ एक शब्द नहीं, यह हमारी पहचान है। आज जो भी बड़े विदेशी ब्रांड्स हैं, वो भी तो कभी लोकल थे। लोकल पर वोकल होकर ही वो आज बड़े बने। तो क्यों ना आज हम सब भी यह फॉर्मूला अपनाएं, लोकल पर वोकल होकर भारतीय ब्रांड्स को बड़ा बनाएं, भारतीय संस्कृति को विश्व भर में उजागर करें एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दें। तो आए आज हम सब मिलकर यह दृढ़ संकल्प लें कि हम एक नए एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब आ रही है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 की प्रथम विजेता उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा। वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, विकास पुंज निष्ठ हैं, समग्र सृष्टि पृष्टि के जगत गुरु वशिष्ठ हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मंचस्थ महानुभाव एवं यहां पर उपस्थित युवा शक्ति। मुदिता मिश्रा उत्तर प्रदेश वोकल फॉर लोकल विषय पर विचाराभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूं। मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के इतिहास की आरंभिक 3 सहस्त्राब्दियों अर्थात 3000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड में विश्व भर की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना, जिसके उत्पादों व हस्तशिल्प का डंका पूरे रेशम मार्ग में बजता था और जिसके पश्चिमी तट समुद्री मार्गों के जरिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गए। वही भारत आज फिर जाग उठा है सिंधु सभ्यता सी भव्यता के साथ, विक्रमादित्य के विक्रम और चाणक्य के बुद्धि विवेक के साथ। जाग उठा है विश्व भर को हतप्रभ कर देने वाली चेतना और क्रांति के साथ। भारत जाग उठा है मेरे, आपके, हम सभी के भीतर। महोदय, हाल के कुछ दिनों में वोकल फॉर लोकल के महामंत्र के साथ जब हमने दीपावली के दिए पास के रमुआ के चाक से खरीदे, जब हमने लोकल सप्लाई चेन पर भरोसा दिखाया, जब हमने किसी बाहरी ब्रांड के वस्त्रों की जगह खादी के न्यू फैशन स्टाइल गारमेंट्स को वरीयता दी, तभी बड़ी तीव्र गति से देश का रथ बढ़ चला विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर। वस्तुतः प्रकृति ने भारतवर्ष को अनेकानेक संसाधनों और लाभांशों का उपहार दिया है। यह स्थिति भारत के उत्पादों को एक बेहतर आधार प्रदान करती है। ऐसे में जब वोकल फॉर लोकल की चेतना के साथ हम 125 करोड़ लोग भारतीय उत्पादों के साथ खड़े हो गए हैं, तो अब एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न होगा, जो विनिर्माण, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सेक्टर तथा सर्विस सेक्टर उत्पादकों को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा स्टेट ऑफ द आर्ट से जोड़ेगा और इस तरह भारत के उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करते चले जाएंगे और विश्व में स्थापित होंगे नए कीर्तिमान। वह दिन दूर नहीं जब हमारे लोकल उत्पाद ग्लोबल होंगे। मित्रों, यहां तो सर्वविदित है कि एक कुशल नेतृत्व तथा सभी देशवासियों की चेतना ने वैश्विक परिदृश्य पर योग को आज एक अद्भुत स्थान पर स्थापित कर दिया है। आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान हेतु पर्यटन की अपार संभावनाएं सृजित हो चुकी हैं। ये परिणाम हमें प्रेरित करते हैं। तो क्यों ना हर भारतीय हमारे लोकल उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। चलिए हम मिलकर ब्रांडिंग करते हैं पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम और वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी की। चलिए मिलकर वोकल होते हैं गुजरात के टांगलिया शॉल और गोवा के खाजे के लिए। चलिए अपने घरों को सजाते हैं बिहार की मधुबनी या अरुणाचल की तांखा पेंटिंग से। चलिए इस बार किसी एनआरआई फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं तेलंगाना की पोचमपल्ली इकत साड़ी या ओडिशा के आदिवासियों की सरलता व सुंदरता से भरी कोटपाल हैंडलूम फैब्रिक। खरीदारी किसी मॉल में हो या ई कॉमर्स साइट्स पर,
चलिए सबसे पहले देखते हैं मेड इन इंडिया का लेबल। चलिए बनाते हैं भारतवर्ष को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति। अंत में वैचारिक पटाक्षेप करने से पूर्व आह्वान करना चाहती हूं, यह पवन परम अनुकूल देख, यह देख भुजा का बल अथाह, तू चले बेड़ियां तोड़ कहीं, रोकेगा आकर कौन राह। डगमग धरणी पर दमित तेज, सागर पारे सा उठे डोल, उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत मां के शार्दूल बोल। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती। ये है भारत का युवा जिसके विचार अभी हम सुन रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की इच्छा का ही प्रतिफलन है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो इन तीनों युवकों को हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत ही उत्तम तरीके से, जिसमें विचार भी थे, वक्तृत्व कला भी थी, धारा प्रवाह, विचार प्रवाह बहुत ही सटीक तरीके से प्रस्तुति थी, आत्मविश्वास से भरा उनका व्यक्तित्व था। इन तीनों साथियों को, हमारे युवा साथियों को विजेता होने के लिए मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और देश भर के मेरे युवा साथी, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है। आज का दिन विशेष इसलिए भी हो गया है कि इस बार युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। ये सेंट्रल हॉल हमारे संविधान के निर्माण का गवाह है। देश के अनेक महान व्यक्तियों ने यहां आजाद भारत के लिए फैसले लिए, भारत के भविष्य के लिए चिंतन किया। भविष्य के भारत को लेकर उनका सपना, उनका समर्पण, उनका साहस, उनका सामर्थ्य, उनके प्रयास, इसका एहसास आज भी सेंट्रल हॉल में होता है। और साथियों, आप जहां बैठे हैं उसी सीट पर जब संविधान की निर्माण प्रक्रिया चली थी, इस देश के किसी न किसी गणमान्य महापुरुष वहां बैठे होंगे। आप आज उस सीट पर बैठे हैं। मन में कल्पना कीजिए कि जिस जगह पे देश के वो महापुरुष बैठे थे, आज वहां आप बैठे हैं। देश को आपसे कितनी अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है ये अनुभव इस समय सेंट्रल हॉल में बैठे सभी युवा साथियों को भी हो रहा होगा। आप सभी ने
जो यहां संवाद किया, मंथन किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान स्पर्धा में जो विजेता हुए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यहां जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे विचार आया और इसलिए मैंने मनोमन तय किया है कि आपके जो भाषण है उसको मैं आज मेरे ट्विटर हैंडल पर से ट्वीट करूंगा। और आप 3 का ही करूंगा ऐसा नहीं, अगर रिकॉर्डेड मटेरियल अवेलेबल होगा तो मैं जो कल फाइनल पैनल में थे उनके लिए भी उनके भाषण को ट्वीट करूंगा, ताकि देश को पता चले कि संसद के परिषद में, इस परिसर में हमारा भावी भारत कैसे आकार ले रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी कि मैं आज आपके भाषण को ट्वीट करूंगा। साथियों, स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। उनकी गिरफ्तारी के समय, फांसी के समय स्वामी विवेकानंद से जुड़ा साहित्य जरूर पुलिस के हाथ आता था। तब इसका बाकायदा अध्ययन करवाया गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में ऐसा क्या है जो लोगों को देशभक्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है, हर नवयुवान के मस्तिष्क को इतना प्रभावित करता है। समय गुजरता गया, देश आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी जी हमारे बीच ही होते हैं, प्रतिपल हमें प्रेरणा देते हैं। उनका प्रभाव हमारी चिंतन धारा में कहीं न कहीं नजर आता है। आध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति को लेकर उन्होंने जो कहा, जन सेवा से जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तीव्रता से प्रवाहित होते हैं। मुझे विश्वास है आप युवा साथी भी
इस बात को जरूर महसूस करते होंगे। कहीं पर भी विवेकानंद जी की तस्वीर देखते होंगे, कल्पना तक आपको नहीं होगी, मनोमन आपके मन में एक श्रद्धा का भाव जगता होगा, सर आपको उनको नमन करता होगा, ये अवश्य होता होगा। साथियों, स्वामी विवेकानंद ने एक और अनमोल उपहार दिया है। ये उपहार है व्यक्तियों के निर्माण का, संस्थाओं के निर्माण का। और ज्यादातर ऐसे विषयों की चर्चा भी थोड़ी कम ही होती है, लेकिन हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया जो आज भी व्यक्ति के निर्माण का काम बखूबी कर रही है। उनके संस्कार, उनका सेवा भाव, उनका समर्पण भाव लगातार जगाती रहती है। व्यक्ति से संस्था का निर्माण और संस्था से अनेकों व्यक्तियों का निर्माण एक अनवरत, अविलंब, अबाधित चक्र है जो चलता ही जा रहा है। लोग स्वामी जी के प्रभाव में आते हैं, संस्थाओं का निर्माण करने की प्रेरणा लेते हैं, संस्था निर्माण करते हैं, फिर उन संस्थानों से, उसकी व्यवस्था से, प्रेरणा से, विचार से, आदर्श से ऐसे लोग निकलते हैं जो स्वामी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए नए लोगों को खुद से जोड़ते चलते हैं। इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशन से फिर इंडिविजुअल, ये चक्र आज भारत की बहुत बड़ी ताकत है। आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत सुनते हैं, वो भी तो कुछ एक प्रकार से यही बातें हैं। एक ब्रिलियंट इंडिविजुअल एक शानदार कंपनी बनाता है, बाद में उस कंपनी में जो इकोसिस्टम बनता है उसकी वजह से वहां अनेकों ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स बनते हैं। ये इंडिविजुअल्स आगे जाकर और नई कंपनियां बनाते हैं। इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन का ये चक्र देश और समाज के हर क्षेत्र, हर स्तर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, उसका भी बहुत बड़ा फोकस बेहतर इंडिविजुअल्स के निर्माण पर है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा, युवाओं के कौशल, युवाओं की समझ, युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अब चाहे जो सब्जेक्ट चुनिए, चाहे जो कॉम्बिनेशन चुनिए, चाहे जो स्ट्रीम चुनिए, एक कोर्स को ब्रेक देकर आप दूसरा कोर्स शुरू करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि पहले वाले कोर्स के लिए आपने जो मेहनत की थी वो बेकार हो जाएगी। आपको उतनी पढ़ाई का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आगे ले जाएगा। साथियों, आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है जिसकी तलाश में अक्सर हमारे युवा विदेशों का रुख करते थे। वहां की आधुनिक शिक्षा, बेहतर एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट को पहचानने वाली, सम्मान देने की वाली व्यवस्था उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती थी। अब देश में ही ऐसी व्यवस्था हमारे युवा साथियों को मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, हम प्रयासरत भी हैं। हमारा युवा खुलकर
अपनी प्रतिभा, अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके, इसके लिए आज एक एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है, इकोसिस्टम तैयार की जा रही है। शिक्षा व्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो, कानूनी बारीकियां हो, हर चीज में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है। स्वामी जी का बहुत जोर उस बात पर भी था जिसको हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। स्वामी जी हमेशा कहते थे और वो इस बात पर बल देते थे, वे शारीरिक ताकत पर भी बल देते थे, मानसिक ताकत पर भी बल देते थे। वो कहते थे मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। उनकी प्रेरणा, उन्हीं की प्रेरणा से आज भारत के युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट हो, योग के प्रति जागरूकता हो, या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ये युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं। साथियों, आजकल आप लोग कुछ टर्म्स बार बार सुनते होंगे, आपके कान पे आता रहता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट या तो फिर टीम मैनेजमेंट। इनकी बारीकियों को भी आप स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करने के बाद और आसानी से समझ पाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का उनका मंत्र था बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप पर विश्वास करो। लीडरशिप का उनका मंत्र था बिलीव इन ऑल। वे कहते थे पुराने धर्मों के मुताबिक नास्तिक वो है जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता, लेकिन नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो खुद में भरोसा नहीं करता। और जब नेतृत्व की बात आती थी तो वो खुद से भी पहले अपनी टीम पर भरोसा जताते थे। मैंने कहीं पढ़ा था, वो किस्सा मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। एक बार स्वामी जी अपने साथी स्वामी शारदानंद जी के साथ लंदन में एक पब्लिक लेक्चर के लिए गए थे। सब तैयारी हो चुकी थी, सुनने वाले इकट्ठे हो गए थे और स्वाभाविक है हर कोई स्वामी विवेकानंद जी को सुनने के लिए आकर्षित होकर के आया था। लेकिन जैसे ही बोलने का नंबर आया तो स्वामी जी ने कहा कि आज भाषण मैं नहीं बल्कि मेरे सहयोगी शारदानंद जी देंगे। शारदानंद जी ने भी सोचा नहीं था कि अचानक उनके जिम्मे काम आ जाएगा, वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन जब शारदानंद जी ने भाषण देना शुरू किया तो हर कोई चकित हो गया, उनसे प्रभावित हो गया। और ये होती है लीडरशिप और अपनी टीम के लोगों पर भरोसा करने की ताकत। आज हम जितना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान स्वामी शारदानंद जी का ही है। साथियों, ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वो युवाओं पर, युवा शक्ति पर इतना विश्वास करते थे। अब आपको उनके इस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है। भारत को अब नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम
देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम आप सब युवा को ही करना है। अब आप में से कुछ युवा सोच सकते हैं कि अभी तो हमारी इतनी उम्र ही नहीं हुई है, अभी तो हंसने खेलने जिंदगी में मौज करने की उम्र है। साथियों, जब लक्ष्य स्पष्ट हो, इच्छा शक्ति हो, तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती है, उम्र इतनी मायने नहीं रखती है। आप हमेशा याद रखिएगा कि गुलामी के समय में आजादी के आंदोलन की कमान युवा पीढ़ी ने ही संभाली थी। जानते हैं, शहीद खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़े तो उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 18-19 साल। भगत सिंह को फांसी लगी तो उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 24 साल। भगवान बिरसा मुंडा जब शहीद हुए तो उनकी आयु कितनी थी? बमुश्किल 25 साल। उस पीढ़ी ने ये ठान लिया था कि देश की आजादी के लिए ही जीना है, देश की आजादी के लिए मरना है। लॉयर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, बैंकर्स, अलग अलग प्रोफेशन से यंग जनरेशन के लोग निकले और सबने मिलकर के हमें आजादी दिलाई। साथियों, हम उस कालखंड में पैदा हुए हैं, क्योंकि मैं भी आजाद हिंदुस्तान में जन्मा हूं। मैंने गुलामी देखी नहीं है, और मेरे सामने आप जो बैठे हैं, आप भी सब आजादी में पैदा हुए हैं। हमें देश की स्वतंत्रता के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें आजाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए मौका जरूर मिला है। ये मौका हमें गंवाना नहीं है। साथियों, आजादी के 75 साल लेकर आजादी से 100 साल होने तक, ये आने वाले 25-26 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, ये 25-26 साल की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आप भी सोचिए, आप आज जिस उम्र में हैं, अब से जो समय शुरू हो रहा है अपना, वो आपके जीवन का स्वर्णिम काल है, उत्तम काल है, और वही कालखंड भारत को भी आजादी के 100 साल की तरफ ले जा रहा है। मतलब आपके विकास की ऊंचाइयां, आजादी के 100 साल की सिद्धियां, दोनों कदम से कदम मिलाकर के चल रही है। मतलब आपकी जिंदगी के आने वाले 25-26 साल, देश के आने वाले 25-26 साल के बीच बहुत बड़ा तालमेल है, बहुत बड़ी अहमियत है। अपने जीवन में इन वर्षों में सर्वोच्च प्राथमिकता देश को दीजिए, देश की सेवा को दीजिए। विवेकानंद जी कहते थे कि ये सदी भारत की है, इस सदी को, भारत की सदी, हमारी युवा पीढ़ी को ही बनाना है। आप जो भी करिए, जो भी फैसला लीजिए, उसमें जरूर सोचिए कि इससे देश का क्या हित होगा। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के भविष्य का नेतृत्व करें, और आपकी ये जिम्मेदारी देश की राजनीति को लेकर के भी है, क्योंकि राजनीति, पॉलिटिक्स देश में सार्थक बदलाव लाने का
एक सशक्त माध्यम है। हर क्षेत्र की तरह पॉलिटिक्स को भी युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। नई सोच, नई ऊर्जा, नए सपने, नया उमंग, देश की राजनीति को इसकी बहुत जरूरत है। साथियों, पहले देश में ये धारणा बन गई थी कि अगर कोई युवक राजनीति की तरफ रुख करता था तो घर वाले कहते थे कि अब बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि राजनीति का मतलब ही बन गया था झगड़ा, फसाद, लूट, खसोट, भ्रष्टाचार, न जाने क्या क्या लेबल लग गए थे। लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सियासत नहीं बदल सकती। लेकिन आज आप देखिए, आज देश की जनता, देश के नागरिक इतने जागरूक हुए हैं कि राजनीति में वो ईमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं, ईमानदार लोगों को मौका देते हैं। देश की सामान्य जनता ईमानदार, समर्पित, सेवाभावी राजनीति में आए हुए लोगों के साथ डट करके खड़ी रहती है। ऑनेस्टी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है, और देश में जो जागरूकता आई है ना, उसने ये दबाव पैदा किया है। भ्रष्टाचार जिनकी लीगेसी थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है, और ये देश के सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है। वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है, ईमानदारों को आशीर्वाद दे रहा है, ईमानदारों के साथ अपनी ताकत खड़ी कर देता है, अपना विश्वास दे रहा है। अब जनप्रतिनिधि भी ये समझने लगे हैं कि अगले चुनाव में जाना है तो सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए, कामों का हिसाब पुख्ता होना चाहिए। लेकिन साथियों, कुछ बदलाव अभी भी बाकी है, और ये बदलाव देश के युवाओं को, आपको ही करने हैं। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है, और वो है राजनीतिक वंशवाद। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। साथियों, ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इसी भावना को मजबूत करता है। ये भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण है। वंशवाद की जगह से आगे बढ़े लोगों को लगता है कि अगर उनकी पहले की पीढ़ियों के करप्शन का हिसाब नहीं हुआ तो उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो अपने घर में ही इस प्रकार के विकृत उदाहरण भी देखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का कानून के प्रति न सम्मान होता है, न कानून का उनको डर भी होता है। साथियों,
इस स्थिति को बदलने का जिम्मा देश की जागरूकता पर है, देश की युवा पीढ़ी पे है और राष्ट्रयाम जागरयाम व्यायाम इसी मंत्र को लेकर के जीना है। आप राजनीति में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। लेना पाना बनने के इरादे से नहीं, कुछ कर गुजरने के इरादे से आइए। आप अपनी सोच, अपने विजन को लेकर आगे बढ़े, एक साथ मिलकर के काम करें, जुट करके काम करें, डट करके काम करें। याद रखिएगा, जब तक देश का सामान्य युवा राजनीति में नहीं आएगा, वंशवाद का ये जहर इसी तरह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता रहेगा। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है। और ये जो लगातार हमारे युवा विभाग के द्वारा मॉक संसद के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, देश के विषयों पर युवा मित्र मिलकर के चर्चा करें, देश के युवाओं को भारत के सेंट्रल हॉल तक लाया जाए, इसके पीछे मकसद भी यही है कि देश की नई युवा पीढ़ी को हम तैयार करें ताकि वो हमारे साथ आने वाले दिनों में देश का नेतृत्व करने के लिए आगे आए, आगे बढ़े। आपके सामने स्वामी विवेकानंद जैसा महान मार्गदर्शक है। उनकी प्रेरणा से आप जैसे युवा राजनीति में आएंगे तो देश और भी मजबूत होगा। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र देते थे। वो कहते थे, किसी आपदा या परेशानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस आपदा से ली गई सीख। आपने उसमें से क्या सीखा? हमें आपदाओं में संयम की भी जरूरत होती है, साहस की भी जरूरत होती है। आपदा हमें ये सोचने का भी अवसर देती है कि जो बिगड़ा है हम वही दोबारा बना लें या नए सिरे से एक नए निर्माण की नींव रखें। कई बार हम एक संकट, किसी आपदा के बाद कुछ नया सोचते हैं तो फिर देखते हैं कि उस नई सोच ने कैसे पूरा भविष्य बदल दिया। आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा। मेरा मन करता है कि आज एक अनुभव मैं आपके सामने जरूर आपके सामने रखूं। 2001 में जब गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था तो कुछ ही पल में सब कुछ तबाह हो गया था। पूरा कच्छ एक प्रकार से मौत की चादर ओढ़ करके सोया था। सारी इमारतें जमींदोज हो चुकी थी। जो हालत थी उसे देखकर लोग कहते थे कि अब कच्छ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। इस भूकंप के कुछ महीने बाद मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभाने की जिम्मेवारी आ गई। चारों तरफ गूंज यही थी कि अब तो गुजरात गया, अब तो गुजरात बर्बाद हो गया, अब कच्छ बर्बाद, यही सुन रहा था। हमने एक नई अप्रोच के साथ काम किया, एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़े। हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई, बल्कि प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। तब वहां न उतनी सड़कें थी, न बिजली व्यवस्था ठीक थी, न ही पानी आसानी से नहीं मिलता था। हमने हर व्यवस्था सुधारी। हम सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें बनाकर कच्छ तक पानी लेकर गए, पाइपलाइन से पानी ले गए। कच्छ की हालत ऐसी थी कि वहां टूरिज्म के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उल्टा हर साल
हजारों लोग कच्छ से पलायन कर जाते थे। अब आज हालत ऐसे हैं कि बरसों पहले कच्छ छोड़कर गए लोग आज वापस लौटने लगे हैं। आज कच्छ में लाखों टूरिस्ट रणोत्सव में आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। यानी आपदा में हमने आगे बढ़ने का अवसर खोजा। साथियों, उस समय भूकंप के दौरान ही एक और बड़ा काम हुआ था जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। आजकल कोरोना के समय में आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जिक्र खूब सुनते होंगे। इस दौरान तमाम सरकारी आदेश इसी एक्ट को आधार बनाकर जारी किए गए। लेकिन इस एक्ट की भी एक कहानी है। कच्छ भूकंप के साथ इसका एक रिश्ता है और मैं ये भी शायद आपको बताऊंगा तो आपको खुशी होगी। साथियों, पहले हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट ये कृषि विभाग का हिस्सा रहता था, उसी का काम समझा जाता था। क्योंकि हमारे यहां डिजास्टर का मतलब होता था बाढ़ या सूखा। ज्यादा पानी गिर गया तो वो डिजास्टर, ज्यादा पानी कम पड़ गया तो वो डिजास्टर। बाढ़ वगैरह आती थी तो खेती का मुआवजा वगैरह देना, यही काम प्रमुखतः डिजास्टर मैनेजमेंट का होता था। लेकिन कच्छ भूकंप से सबक लेते हुए गुजरात ने 2003 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। तब देश में पहली बार ऐसा हुआ जब डिजास्टर मैनेजमेंट को कृषि विभाग से लेकर वहां से बाहर निकाल करके गृह विभाग के अंडर में दे दिया गया। बाद में केंद्र सरकार ने 2005 में गुजरात के उसी कानून से सीख लेकर पूरे देश के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। अब इसी एक्ट की मदद से ताकत से देश ने महामारी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आज यही एक्ट हमारे लाखों लोगों की जान बचाने में सहायक हुआ, देश को इतने बड़े संकट से उबारने में आधार बना। इतना ही नहीं, जहां कभी डिजास्टर मैनेजमेंट केवल मुआवजे और राहत सामग्री तक सीमित होता था, उसी भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट से आज दुनिया सीख रही है। साथियों, जो समाज संकटों में भी प्रगति के रास्ते बनाना सीख लेता है, वो समाज अपना भविष्य खुद लिखता है। और इसलिए आज भारत और 130 करोड़ भारतवासी अपना भविष्य, और वो भी उत्तम भविष्य, आज देश के नागरिक खुद गढ़ रहे हैं। आपके द्वारा किया गया हर एक प्रयास, हर एक सेवा कार्य, हर एक इनोवेशन और हर एक ईमानदार संकल्प भविष्य की नींव में रखा जा रहा एक मजबूत पत्थर है। आप अपने प्रयासों में सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार देश भर में लाखों युवकों ने कोरोना के इस कालखंड में भी कहीं पर रूबरू में, कहीं पर वर्चुअल, इस यूथ मूवमेंट को आगे बढ़ाया। डिपार्टमेंट के लोग भी अभिनंदन के अधिकारी हैं, इसमें हिस्सा लेने वाले नौजवान भी अभिनंदन के अधिकारी हैं, और विजेता होने वालों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देने के साथ साथ जिन बातों को उन्होंने बोला है वो बातें समाज की जड़ों में जाएं, इसके लिए वो सफलतापूर्वक आगे बढ़े, ऐसी मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मैं फिर एक बार स्पीकर महोदय का संसद भवन के अंदर इस कार्यक्रम की रचना के लिए आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।